तो जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देता हूँ, फास्ट करवाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द हेल्प ऑफ बोथ रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है, इन इंडिया एसी चेंजेस आफ्टर एवरी, इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट है वो हर 1/100 सेकंड में चेंज होता है। 1/100, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर डेंसर एट द पोल ऑफ द मैग्नेट, के ऊपर जो वो ज्यादा डेंस होती है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, permanent magnet of which of the following alloys are many times as strong as those of ordinary steel। आपने ये दोनों क्वेश्चन पढ़े थे, परमानेंट भी और दूसरा सॉफ्ट आयरन वाला भी। परमानेंट में दो हमारे पास अलॉयज थे, एक एल्निको दूसरा निपरमैग, दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कौन सा ऑप्शन इसका होना चाहिए? आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन, हमने पढ़ा है, तीन रिलेशन पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस व्यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। और तीसरा रिलेशन पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ बॉडी कवर मैक्सिमम हाइट h व्हेन थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय, मैं इसको करवा देता हूं, अगेन करवाना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन को g लिखूंगा, डिस्टेंस को हाइट लिखूंगा। एक चीज यहां पर जीरो हो जाएगी तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, u स्क्वायर बटे 2g, जो होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown in this figure, ठीक है, ऑफ अ बॉडी मूविंग विद, तो ये जो देखो इक्वल वेलोसिटी ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है ये ट्रेवल कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट बॉडी इन एक्सीलरेटेड मोशन, इट इज अ कर्व्ड ग्राफ जब एक्सीलरेटेड मोशन है, और दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई, देख लो ग्राफ कैसा है, देख लो ग्राफ कैसा है। ऑप्शन ए और बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो बाद में इसके रिकॉर्डिंग देख रहा है वो ये मत समझना कि ये मैंने करवाए नहीं थे, मैंने अगेन इनको रिपीट कर दिया क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना जो है मैं थोड़ा भूल गया था, है ना। अब चलेंगे आगे आराम से। और हाँ, इसके नीचे एक क्वेश्चन और था, ये वाला, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज एन एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ऑप्शन नंबर सी 0 विल बी राइट। अब चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड दीजिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 2 मिनट विल बी, वैसे आंसर के ऊपर टिक लगा है, लेकिन सॉल्व कीजिए और फिर मुझे ये चेक करो कि ये टिक सही है या ये टिक गलत है, जल्दी से बता। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 2 मिनट विल बी, वेलोसिटी पूछिए बस की आफ्टर 2 मिनट, आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, यस इट इज राइट आंसर। देखो कौन कौन से फार्मूले आपने यहाँ पर लगाए थे, इसका मतलब सभी को आ गया। देखो एक फार्मूला ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या इसका यूज किया आपने? बेशक किया होगा, है ना। देखो गिवन क्या है, एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। टाइम क्या है, 2 मिनट, उसके मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं 120। ठीक, इन्होंने बोला रेस्ट से स्टार्ट करिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v कितना आ गया, 0.1 गुना 120, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, है ना। तो देखो अगेन मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इन केस आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ये पता ना लगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैंने क्या आपको बताया है कि जो गिवन है वो लिखो। जैसे यहाँ पर गिवन एक्सेलरेशन था, है ना, 0.8, टाइम यहाँ पर गिवन था 120, वेलोसिटी पूछा था। अब देखो कि आपका माइंड आपको कौन सा फार्मूला सबसे आगे दे रहा है, खुद वो खुद आपका माइंड जो है इनसे रिलेटेड फार्मूला देगा, जहां पर v होगा, t होगा, a होगा, खुद वो आपको फार्मूला देगा। बस
फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़कर हमें थोड़ा-सा न्यूमेरिकल हमेशा मैथमेटिक्स में जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना वो समझ आता है थोड़ा-सा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम, तो मुझे बताना एग्री करते हो इस बात से वो थोड़ा सर के ऊपर से जाता है। हमें थोड़ा समझ ही नहीं आ पाता कि लिखा क्या है इसमें, ऐसा होता है। तो आपने क्या करना सबसे पहले जो गिवन होता है वो ज़रूर लिखें, वो ज़रूर लिखें। उससे क्या होगा आपका माइंड अपने आप आपको ऐसा एक फ़ॉर्मूला देगा, जो इन तीनों को इंक्लूड करेगा और वहाँ से आंसर निकलता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स बता दो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स ठीक है, सिर्फ एक एस्पायरेंट का सही आंसर आया है और मैं बता के थक गया था आपको कि एरिया हो तब अलग चीज है, स्लोप हो तब अलग चीज। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो प्लीज, पहले यूनिट के नोट्स अच्छे से पढ़ो। यस, इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। कौन से ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट दिख रही है आपको? मुझे ऑप्शन से दो, कौन से ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट दिख रही है आपको? यस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पहले आप सभी का आंसर एक्सेलरेशन था, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गोला लग गया अगर एग्जाम में गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट है बताओ? ऑप्शन नंबर बी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं, गोला लगाने से पहले जरूर दो बार देख लेना कुछ। अभी अगर एक पे गोला लग गया होता, उसके बाद आपको लगता कि ओह ये तो गलत हो गया। अब ये अंडू नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार को कह सकता हूँ यस, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं दिखा, एग्जाम में भी नहीं दिखेगा। अभी मैं कह रहा हूँ सोच समझ कर। जरूरी नहीं होता एग्जामिनर ने जो आपने पढ़ा है वही लिखा होगा। वो तो किस्मत होती है हमारी कि जो हमने पढ़ा वो एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये +1 10th के पेपर नहीं है। कहीं से भी कैसा भी पेपर आ सकता है एग्जाम, इसमें जनरल पढ़ना पड़ता है कि जिससे एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व। और ये तो टैट है, इसमें जनरली पढ़ा हुआ आ जाता। फिर भी ध्यान रखना आपने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट दिन तक कहूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, कि ध्यान रखना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का। विच इज ट्रू फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? पहला है एक्शन एंड रिएक्शन आर इन सेम डायरेक्शन, दूसरा है एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट इक्वल बट अपोजिट, तीसरा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी सभी कह रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एब्सोल्युटली राइट विल, ये जो है सही आंसर है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाना। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस? अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो है, हम क्या कह सकते हैं उसके डिस्टेंस के बारे में? जल्दी बताओ। यस, जानते हैं ना सभी कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का? यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, इट मे और मे नॉट बी जीरो, है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट देखना, व्हाट डिटरमिन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल? बताना, नेचर ऑफ पाथ कौन बताता है, पार्टिकल कौन डिटरमिन कर सकता है नेचर ऑफ पाथ? ऑप्शन ए हो गया वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जल्दी से बताना ये क्वेश्चन। विच ऑफ द विच व्हाट डिटरमिन द नेचर ऑफ पाथ? जल्दी करो, समय समाप्त हुआ आपका, इससे ज्यादा देखो ये क्वेश्चन ऐसे या तो आएगा या तो नहीं आएगा। जल्दी से बताओ, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको जो आपने पढ़ा, जितना आपने समझा, आपका माइंड कौन सा आंसर आपको दे रहा है, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। व्हाट इज नेचर ऑफ पाथ? नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, किस तरफ पाथ है, उसकी डायरेक्शन क्या है? अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं? अब करना आंसर अपना। व्हाट इज नेचर ऑफ पाथ? पाथ का नेचर क्या हुआ? पाथ किस तरफ है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है? अब आंसर दो, अब आंसर दो सभी। ऑब्वियस ये बात है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर। वेलोसिटी भी हमें नेचर बता सकती है पाथ का, एक्सेलरेशन भी हमें नेचर बता सकती है पाथ का, है ना? जरूरी थोड़ी ना ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दिस आप, क्यों आपने पकड़ा नन ऑफ दिस? सोचो थोड़ा, क्यों हमने नन ऑफ दिस को सिलेक्ट किया?
व्हाट इज नेचर क्वेश्चन को जब एग्जाम में आया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपने पढ़ा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन आपको पता तो था व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सीलरेशन, स्पीड तो चलो थर्ड ऑप्शन रहा, आपको व्हाट इज नेचर ऑफ पाथ नाउ सोचो, नेचर ऑफ पाथ है क्या? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड बी बोथ। मेरे जो मैं कह रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। नेचर आ गया एग्जाम में, ये सोचो व्हाट इज नेचर, क्रैम मत करो क्वेश्चन को, जहां पे क्रैम करने की बात आती है मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को क्रैम करो। अब ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा था तो दिक्कत आई, लेकिन अगर आपने अभी ये सोचा होता कि व्हाट इज नेचर, यार ये नेचर है क्या, तब तो फिर आप आंसर किया आपने, मैंने आंसर नहीं बताया आपने किया। वेलोसिटी भी बता देती है, एक्सीलरेशन भी बता देती है। अब बात आती है कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन आए, पहले वेलोसिटी को टिक कर, ग्रेस मिलेगी ऐसे क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी सबसे पहली प्रायोरिटी वेलोसिटी, आफ्टर दैट एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी से ही बनती है, ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, if the catching process is complete in 0.1 second, the force exerted by the ball on the hand of the player। आंसर आपने देना, जो तरीका बताया क्वेश्चन सर के ऊपर से गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ो। क्या क्या गिवन है लिखो, क्या पूछा गया है लिखो, फिर देखो हमें किसकी जरूरत है, कौन चीज अप्लाई हो। फिर से पढ़ो। प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, देखो मास लिखा मैंने 150 ग्राम, ठीक है, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं अप्लाई भी कर रहा हूं चीजें। मूविंग एट ए रेट ऑफ, व्हाट इज वेलोसिटी, क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, या जो भी स्पीड आपने मानना, डिपेंड करता है कि हमें पूछा क्या है आगे। कैचिंग ए प्रोसेस इन कंप्लीटेड, टाइम भी गिवन है भाई 0.1 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, फोर्स पूछी है। अब फोर्स के कितने फॉर्मूले आपके पास है बताना मुझे, फोर्स निकालने के अभी माइंड में सबसे पहले कौन फॉर्मूला आपको, आपका माइंड सबसे आगे रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि फोर्स, बिल्कुल ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, यही पूछा है, मास आपके पास है, एक्सेलरेशन निकालनी है। देखो ऐसे करना एग्जाम में, जब न्यूमेरिकल सर के ऊपर से जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कहां से पकड़े क्वेश्चन की हुक, कहां से पकड़े, है ना। एक्सेलरेशन आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, टाइम आपके पास है, निकालो, निकालो और मुझे आंसर करो इसका फिर। एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 न्यूटन विल बी राइट आंसर। एक्सेलरेशन कई तरीकों से आप निकाल सकते हो, हमने ये रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां से एक्सेलरेशन कितना निकल गया v बटा टी, ये जीरो होता है। आप सीधा भी निकाल सकते थे, व्हाट इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम, है ना, तो दोनों तरीके आपके पास में। तो व्हाट इज हमारा v आ गया 20 बटे 0.1, तो पॉइंट हटा के 200 ऊपर बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 150 ग्राम इंटू 200। अब देखो 150 ग्राम में किलो में बदलना पड़ेगा, तो 10 की पावर -3, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 15 दुए 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्वेश्चन को सॉल्व करना इज अ सेकंड थिंग, क्या आपको ये समझ आया कि अगर क्वेश्चन हमें समझ ना आए, सॉल्व कैसे करना, पकड़ना कहां से क्वेश्चन को, ये क्लियर हो रहा है आपको। जीवन है, लिखो सारी चीजें, पूछा क्या है लिखो। अब देखो आपको चाहिए क्या था, हमें फर्क नहीं पड़ता फिर फॉर्मूला कहां से आया, फर्क पड़ता है फॉर्मूला याद हो और फर्क पड़ता है अप्लाई हो रहा। फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी आप जैसे v ओवर टी आप कह रहे थे उससे निकालो, मैंने यहां से भी निकाला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, फर्क नहीं पड़ता हम कहां से जा रहे हैं, फर्क पड़ता है हमारा आंसर आना चाहिए, फर्क पड़ता है हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होगा कि सर ने बोला इनको लिखो, आपका माइंड अपने आप दे देगा आगे वाली चीज, माइंड कभी देगा ना आगे वाली चीज जब आपको पता होगा, आपको पता ही नहीं फोर्स का फॉर्मूला, तो फिर क्या माइंड आपको आगे देगा, है ना। जब पढ़ी हो चीजें तब जाके आपका माइंड भी काम करेगा। बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को पता है, फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल देखते हैं समझ ही नहीं आ पाता, क्योंकि एक इमेज नहीं बन पाती, लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एटलीस्ट इमेज बन जाती है हमारे पास कि यार ऐसे करना है, वो इसलिए क्योंकि कंडीशनिंग है मैथमेटिक्स की ज्यादा एज कम्पेयर टू फिजिक्स में। और मोस्ट ऑफ द जो एस्पायरेंट्स हैं, आई होप एचपी बोर्ड से ही +1 +2 पास की होगी मोस्ट ऑफ द, क्योंकि सीबीएसई वालों की थोड़ी सी कमांड होती है न्यूमेरिकल के ऊपर, उनके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, है ना। तो इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना वो मैं आपको जस्ट थोड़ा बता रहा हूँ।
तो इसको फॉलो करोगे, आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, when body of mass 1 kg is acted upon by a force of 1 न्यूटन then body receive, ये तो आपको आ जाना चाहिए। हो सकता है टिक गलत हो इसमें लगा हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं, आपको बीच बीच में कहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, है ना। इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन, पढ़ा है क्वेश्चन, गलत मत कर देना। इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी, मास, एरिया, वॉल्यूम। एब्सोल्युटली राइट, यस, इट डिपेंड अपॉन द मास, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, मास के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, एक सेकंड कर दीजिएगा आंसर, पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर दीजिएगा। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ऑप्शन ए और सी। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर से, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मत कर देना कंफ्यूजन के मारे, है ना। जब ऐसा भी होता है कि दिमाग को जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो फिर वो उल्का पाथ भी करवा देता है, तो फोकस्ड रहे। When a cart is pulled by a horse, force that cause the horse to move forward is the force that, when a car, कार्ट है, माफ कीजिए, कार्ट होती है जो बैलगाड़ी जैसे, अगर मान लो, समझ गए आप कार्ट क्या होती है, जो घोड़े के पीछे कोई गाड़ी बांधी होती है जिसके अंदर कोई बैठता है ना, क्या होगा? इज पुल्ड बाय ए हॉर्स, फोर्स दैट कॉज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, कौन सी फोर्स जो है जो हॉर्स को आगे धकेलने में हेल्प करेगी, बताओ कौन सी जो फोर्स है? यस, ये वो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ की, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो जमीन के ऊपर फोर्स लगाएगा, जमीन उसे आगे धकेलेगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, जल्दी से आंसर बताएं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यस, पढ़ी है वैल्यू, यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, 10 raised to the power 5 डाइन विल बी आवर राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? ऑप्शन ए, इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, एंड ऑप्शन डी, डिपेंड अपॉन द बॉडी नेचर ऑन विच फोर्स अप्लाइड। जल्दी से आंसर करो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही आंसर होगा? अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, सीधा आंसर, फिर वो गलत हो चाहे ठीक, आंसर आना चाहिए। हाँ, मैं लेता हूँ 1 kg वाला, स्किप हो गया है, मैंने देख लिया है, मैं ले लूंगा इसको, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ लिया था, नेक्स्ट तो बता दे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आंसर दे दें, किसके बराबर होता है? मैं ले लूंगा ऊपर वाला क्वेश्चन, आप पैनिक ना करें, पहले इसको दे दें, अब आंसर पढ़ लिया है क्वेश्चन हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जल्दी बताओ। सिर्फ एक आंसर आया है, मेरे को सभी आंसर चाहिए प्लीज, गलत दो चाहे ठीक दो, इससे होता क्या है, इससे अगर गलत दे देते हो ना, फिर एग्जाम में वो हमेशा सही होगा अगर वो सेम क्वेश्चन आ गया। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जल्दी। ठीक है, ऑप्शन ए। अब ए और बी में फर्क क्या है, कोई मुझे बताएगा? ए और बी में फर्क क्या? इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, फर्क क्या है दोनों में? कोई फर्क दिख रहा है? यस और नो करना। आप सभी को पता है फोर्स जो थी माइनस डीपी ओवर डी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर डी थी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऑप्शन ए एंड बी बोथ हर राइट आंसर, ठीक है। ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। आपने पढ़ा है, कौन सा लॉ था न्यूटन का, बताना। न्यूटन का ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का ये कौन सा लॉ है? ये जो फोर्स होते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यस, ठीक है, सेकंड, ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट है, 1 kg वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट किसके बराबर है? 9.81 इंटू 10 raised to the power 5 डाइन के बराबर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जो आपने ऊपर पढ़ा 10 के पावर 5, वही नीचे आएगा 10 के पावर 5 टाइम, यस, डी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक सेकंड दीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल ड्यू टू, किसकी वजह से रिकॉइल करता है? बिल्कुल ठीक है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो है वो रिकॉइल करता है। एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन कितना करता है वर्क डन? वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यहां था, यहां वापिस आकर यहां आ गया। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, व्हाट इज द वर्क डन नाउ? अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, जीरो विल बी राइट आंसर, है ना। कंपाउंड बोल के आपको गुमराह कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पर, बेटा आप क्या आप सोचें, सिंपल बोलता देन आपका जल्दी से आंसर आता है, कंपाउंड बोल के हमारे माइंड को एक स्टिमुलस चला जाता है कि यार ये है क्या चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड अगेंस्ट ए वॉल विद द वेलोसिटी v एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, इट्स चेंज इन मोमेंटम, जल्दी से आंसर करो। हार्डली 15 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चेंज इन मोमेंटम बोला है ना। कोई वैल्यू मेरे पास 3x थी, कोई वैल्यू मेरे पास 3x थी, रिबाउंड होकर मेरे पास मान लो 2x होगी, चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? कोई मेरी वैल्यू 3x थी, मान लो इन केस रिबाउंड होकर 2x हुई, चेंज कितना आया? चेंज आया 3x माइनस 2x, दैट इज 1x, है ना। चेंज ये आया, चेंज आता है माइनस करके, ये तो आप समझ गए हो, ठीक है। आफ्टर ऑल नॉन मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं सारे, गैप बीच का निकालना आपको पता है, दैट इज चेंज। व्हाट इज द मोमेंटम? mv, इससे माइनस करेंगे दूसरा मोमेंटम, यस और नो, तभी तो चेंज निकलेगा। लेकिन दूसरा मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम टकरा के रिबाउंड किया, रिबाउंड किया तो नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस माइनस एमवी, जो बन जाएगा 2 mv, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि टेंडेंसी हो सकती है मैक्सिमम एस्पिरेंट इसके आंसर जीरो कर दे, एमवी माइनस एमवी, लेकिन दूसरा तो रिबाउंड किया विद नेगेटिव साइन आएगा, और हमें चेंज निकालना है, चेंज निकलता है माइनस करके, माइनस माइनस तो 2 mv, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। खास ख्याल रखना ऐसे क्वेश्चन का, कर दीजिएगा। GE and GP denote the acceleration due to gravity on the surface of Earth and another planet whose mass and radius are twice to that of the Earth. What is G? याद है? G याद है? GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर, याद है ये चीज? ये अर्थ के लिए, ये अर्थ के लिए, दूसरा प्लेनेट के लिए, लो भी प्लेनेट के लिए, GMP डिवाइड बाय RP, है ना। क्या कह रहा है ये? GeGP denote the acceleration due to gravity on the surface of Earth and another planet whose mass and radius are twice of the Earth. ट्वाइस है अर्थ का, 2 ME, ये भी ट्वाइस है तो 4 RE, ठीक है। सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या बचेगा? GE/GP कितना है? ये तो पूरा का पूरा कट गया हमारे पास, है ना। ये बना 2/4, दैट इज 2, GE बन गया 2 टाइम GP, कौन सा ऑप्शन? GE बना 2 टाइम GP, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसा, अरे ऑप्शन बी कहाँ है? ऑप्शन बी थोड़ी ना ये वाला है, वो तो जीपी है। ऑप्शन नंबर ए बना फिर, देखो, जीपी बना 1/2 GE। क्वेश्चन आपको आता है और आप गलत कर दोगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखो जीई है, ये जीपी है, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग आंसर, दैट इज जीपी इज इक्वल टू 2 GE, जबकि जीपी है 1/2 GE। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, केपलर सेकंड लॉ करवाया है क्वेश्चन और गलत किया ना दूसरा क्वेश्चन आपने। केपलर सेकंड लॉ of regarding constancy of aerial velocity of planet is the consequences of the law of conservation of, जल्दी बताओ।
ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। केपलर लॉ पढ़ाए हैं मैंने, 3 लॉ याद करना प्लेनेटरी मोशन के। ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम विल बी राइट आंसर। सेकंड लॉ, यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, याद करना। तो ये 30 क्वेश्चन थे। इसमें अगर मैं एवरेज निकाल के चलूं, लगभग 25 के आसपास आपका स्कोर रहेगा, 24 से 25, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन में गड़बड़ की है। और गड़बड़ भी आपने खुद की वजह से की है। चीजें आपने पढ़ी थी, बस थोड़ा सा जनरलाइज करने में दिक्कत आई, है ना। और ये क्वेश्चन था, ये पीवाईक्यू का था, पीवाईक्यू लगभग 17 से पहले वाला। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूं आपको एक आइडिया लगा होगा इस क्लास से, कि जब इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे जो है आपको वर्क करना पड़ेगा, किस तरीके से सोचना पड़ेगा, कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और किन गलतियों से बचना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर दोहराई। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, क्लास में जाने से पहले प्रॉमिस किया है पहली यूनिट को पढ़ने का, तो प्लीज निभाइएगा। जय हिंद, जय भारत।